Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. Myself आशिमा अग्रवाल. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एक्ट दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. ये बेसिकली हमारे CS एग्जीक्यूटिव में JIGL का चैप्टर नंबर 16 है और इसको हम मॉड्यूल से करेंगे और काफ़ी सारी और भी लाइंस में ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो बेसिकली देखा जाए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है. ये नाम से ही पता चल रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हम जितनी भी जनरल पब्लिक है उनके पास राइट है कि हम इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं. जो गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने ना एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, RTI. RTI एक तरह की पब्लिक अथॉरिटी है जो इन्होंने इस्टेब्लिश की, जिसमें गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन को एक सेट करके रख दिया और लोग थ्रू दिस RTI गवर्नमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बाय डूइंग दिस एक्ट. पहले हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या आता है? थ्रू आउट द वर्ल्ड RTI इज सीन बाय मैनी एज अ की टू स्ट्रेंथन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड इंश्योरिंग मोर पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट. इसमें क्या है कि देखा जाए तो जो RTI एक्ट आया था ना, इसको माना गया था कि ये हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा एक ज़रिया है. ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब लोगों के पास राइट है कि अब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस में. ठीक है, अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो वो अपने इश्यूज उसमें दे सकते हैं, अपना वो जो उनका थॉट प्रोसेस है वो अपना आगे रख सकते हैं. अगर वो उनको कोई चीज़ गलत लग रही है तो हम कह सकते हैं. ठीक है, नियरली 70 countries around the world have now adopted the कॉम्प्रीहेंसिव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट. अब 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने ये वाला जो एक्ट है इंफॉर्मेशन एक्ट का, उसको असेस कर लिया था टू फैसिलिटेट द असेस टू रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडी. बेसिकली ये एक्ट क्यों बनाया गया था? जो हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको असेस करने के लिए. एंड अनदर 50 हैव नाउ पेंडिंग अनदर 50 हैव पेंडिंग एफर्ट्स. 70 कंट्रीज़ में आ गया, जो बाकी बची कुछ 50 कंट्रीज़ है ऑलमोस्ट, अभी उनमें पूरी तरह से ये एक्ट हमारा लागू नहीं हुआ. इन इंडिया द गवर्नमेंट एनेक्टेड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विच केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005. इंडिया में ये एक्ट आ गया था 2005 में, मतलब अभी कुछ ही साल हुए हैं इस एक्ट को आए हुए. ये एक्ट कब आया था? 12 अक्टूबर 2005. इसमें क्या है इंट्रोडक्शन में कि जो RTI एक्ट है इसको माना गया था कि हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, पीपल सेंटर्ड डेवलप्ड कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है. ठीक है, और 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये लागू हो चुका है. जो पेंडिंग बची कुछ 50 कंट्रीज़ है अभी उनमें भी ये कुछ टाइम तक लागू हो जाएगा. ठीक है, वो भी ट्राई कर रहे हैं. और इंडिया में ये एक्ट आया था 2005 में ऑन 12 अक्टूबर 2005. आई होप ये आपको क्लियर होगा. अब जो ये टॉपिक है राइट टू नो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. इसमें क्या है, जब RTI एक्ट नहीं था तब उससे पहले ये केस है जिसका नेम वेरी इंपॉर्टेंट है. इससे हमें केस स्टडी आ सकती है, दैट इज़ RP लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. तो इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 है, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला, उससे हमें मतलब एक तरह से जो आर्टिकल 21 था उसमें हमें क्या था, राइट टू नो का अधिकार था कि हमें कुछ भी चीज़ जानने का अधिकार है. अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी की लाइफ बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इट्स नेसेसरी. एक तरह से अब जो ये RTI एक्ट आया था ना, वो इस आर्टिकल 21 से कनेक्टेड था. और हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 19 था सम्राट वाला, उससे भी ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड था. The Supreme Court held that the right to know is a necessary ingredient for the participatory democracy. ठीक है, in the view of the transitional development, when distances are shrinking, international communications are coming together for cooperation in various spheres, and they are moving towards the global perspective in the various fields इंक्लूडिंग द ह्यूमन राइट. एक तरह से वो यही कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, हमारी फॉरेन डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई, हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी एक तरह से लिंक अप करते हैं, तो हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो जो चाहिए होती है. इसमें ह्यूमन राइट भी इंक्लूड हो जाती है, जिसमें लिबर्टी का हमने देखा, लिबर्टी के बारे में हमने आर्टिकल 21 में देखा था. ठीक है, उसी से ही हमें राइट टू नो का अधिकार मिलता है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो ये हमारा हक है. इस चीज़ के बारे में हमारे से कोई भी हक हमारा ये नहीं छीन सकता.
तो लिबर्टी मस्ट रिसीव ये इतना वो नहीं है, देन इट इज़ वाइड इनफ टू एक्सपैंड द फुल रेंज ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू होल्ड अ पर्टिकुलर ओपिनियन एंड राइट टू सस्टेन द नर्चर ऑफ द ओपिनियन। मतलब ये हमारे पास राइट है कि हम किसी चीज़ के बारे में हमारा क्या ओपिनियन है, मतलब हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन है। अगर मेरे को कोई चीज़ सही लग रही है तो हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन को वो चीज़ गलत लग रही हो, तो मतलब हर किसी पर्सन का अपना अपना ओपिनियन है। फॉर सस्टेनिंग एंड नर्चरिंग दैट ओपिनियन इट बिकम्स नेसेसरी टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है चल रहा, उसमें आधे लोगों का मानना है कि हाँ ये टॉपिक सही जा रहा है, आधे लोगों का मानना है कि नहीं ये टॉपिक गलत जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वो उस चीज़ के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकें, तो हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इन्फो ले सकें। तो ये जो आरटीआई एक्ट नहीं था तब हमें आर्टिकल 21 से ये हमें जो राइट है मिलता था कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना वो ले सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अ राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट एक्सेप्शंस आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ में एक्सेप्शंस है। बेसिकली एक्सेप्शन क्या होती है कि अगर कोई कंट्री से रिलेटेड है, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई अपनी बातें हैं जो दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ है, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, उन सब के बारे में जानने के अलावा हम बाकी किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Next is, it may be pointed out that right to impart and receive information, right to impart मतलब देना या लेना information, ठीक है, is a species of right of freedom to speech and expression। एक जो हमने आर्टिकल 19 में 19(1) पढ़ा था, that is right to speech and expression, ये इसके साथ कनेक्टेड है। Article 19 Clause 1 Clause A of our Constitution guarantees to all the citizen freedom to speech and expression। मतलब बोलना और एक्सप्रेस करना किसी भी चीज़ के रिलेटेड वो हम सबका अधिकार है, ये हम सबको राइट है। ये नहीं कि हम हमारे सामने कोई गलत चीज़ हो रही है हम उसको होने दें, नहीं, हमारे पास ये राइट है अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर जवाबदारी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 19 Clause 2 में परमिट्स द स्टेट टू मेक एनी लॉ, ठीक है। 19 Clause 2 में क्या था कि स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में कोई लॉ बनाना पड़ सकता है, तो वो उस टाइम पे स्टेट के पास राइट है कि वो लॉ बना सकती है। Thus, a citizen has a right to receive information, and that right is derived from the concept of freedom and of speech and expression comprised in Article 19 Clause 1 Clause A। तो इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो सिटीज़न है, जो हम लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनके पास राइट है टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन लेना उनका राइट है, एंड दैट राइट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये राइट है किस राइट से डिराइव हुआ है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है, दैट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 19 Clause 1 Clause A। उसमें ये राइट डिस्क्राइब्ड है, एक्सप्लेन्ड है, उससे ये वाला राइट डिराइव हुआ है, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द स्टेट इज़ नॉट ओनली अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, बट it is equally under an obligation to ensure the conditions under which these rights can be meaningfully and effectively be enjoyed by one and all। मतलब स्टेट का सिर्फ यही नहीं है ऑब्लिगेशन कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीज़न को वो इम्पोज करना, बट इक्वली इनके अंदर ये एक कंडीशन भी इंश्योर करना कि जो ये राइट्स हैं वो मीनिंगफुली और इफ़ेक्टिवली मतलब इंजॉय किए जा रहे हैं, मतलब लोगों के पास वो राइट्स मीनिंगफुली है। ये नहीं कि कोई अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करे, नो, दैट शुड नॉट बी डन। देन अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जो मेन एक्ट हमने पढ़ना है वो। ऊपर हमने क्या पढ़ा, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो किस एक्ट से डिराइव हुआ है? जो हमारा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 है उससे, और 19 Clause 1 है जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उससे। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 provides an effective framework for the effectuation to the right to information recognized under Article 19। ये हमने ऊपर पढ़ा। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल, जो इसका बिल था, ठीक है, आरटीआई एक्ट का जो बिल था, ये लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया था ऑन 11 मई एंड बाय राज्यसभा ऑन 12 मई, ठीक है, एंड रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 15 जून। मतलब लोकसभा ने ये वाला बिल पास कर दिया था 11 मई को, राज्यसभा ने 12 मई को, और प्रेसिडेंट का इसको एक्सेंट मिल गया था, प्रेसिडेंट ने इसको हाँ कह दी थी ऑन 15 जून। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब ये एक्ट बना, इसके मेन क्या फीचर्स हैं? पहला
पहला कि ये जो एक्ट है होल ऑफ द इंडिया पे लागू होता है, पूरे इंडिया पे लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, चाहे कोई भी है, हर स्टेट पे ये एक्ट एप्लीकेबल है. नाउ इट प्रोवाइड्स अ वेरी डेफिनेट डे फॉर इट्स कमेंसमेंट, दैट इज़ 120 डेज फ्रॉम इनेक्टमेंट. मतलब उन्होंने क्या कहा, अब जैसे हमने देखा जो RTI एक्ट है हमारी कंट्री में 2005 ऑन 12 अक्टूबर 2005 को आ गया था. अब देखो उन्होंने क्या कहा कि अब जो लोग हैं ना वो 13 अक्टूबर से ही नहीं इन्फॉर्मेशन मांगेंगे. उन्होंने एक डे प्रोवाइड किया कि 12 अक्टूबर को ये एक्ट आ गया, इस दिन के 120 दिन बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी शुरू की जाएगी. ऐसा क्यों? अब देखो फॉर एग्जांपल 12 अक्टूबर को ये एक्ट पास हो गया, अब मान लो 13 अक्टूबर को कोई पर्सन कर दे फॉर्म फिल कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कैसे करेगी क्योंकि उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. तो उन्होंने क्या कहा 120 दिन का टाइम दिया कि जो RTI का डिपार्टमेंट है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज और सेटअप करके रख ले, और 120 दिन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो ले सकते हैं. ठीक है. इट शैल अप्लाई टू पब्लिक अथॉरिटीज़. ये जो RTI एक्ट है ये पब्लिक अथॉरिटीज़ पे भी अप्लाई होता है. ठीक है. ऑल द सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इस एक्ट में ये नहीं है कि कोई पर्सन ऐसा पर्सन नहीं ले सकता इन्फॉर्मेशन या ये बंदा नहीं ले सकता. नो, हर पर्सन के पास राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है. सिटीजन्स के पास मतलब जो लोग इस कंट्री में पैदा हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय बर्थ जिनको सिटीजनशिप मिली है वो लोग. ठीक है. The public information officer and the assistant public information officers will be responsible to deal with the request for information and also to assist the persons seeking information. अब इन्होंने क्या कहा, जे RTI एक्ट बना, अब कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, अनगिनत डिपार्टमेंट है. किसी पर्सन को किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी पर्सन को किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट में एक सेपरेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एक असिस्टेंट PIO अपॉइंट कर दिया जो कि इन रिक्वेस्ट के साथ डील करेगा और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो पहले नंबर पे आता है, उसके नीचे जो वर्क करता है वो होता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ओके. देन फीस विल बी पेएबल बाय द एप्लीकेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फ्री में नहीं प्रोवाइड की जाती, इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इन्फॉर्मेशन कैसी है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ़ीस होगी. वैसे जो फीस है इट्स वेरी नॉमिनल. फॉर एग्जांपल अब किसी ने ICSI के जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं अगर उनकी कॉपीज़ मंगानी है, आंसर शीट मंगवानी है, तो अगर हम ICSI से मंगवाएंगे तो एक आंसर शीट फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आंसर शीट 500 रुपीज़ में मिलती है. बट अगर वही आंसर शीट हम RTI के थ्रू मंगवाते हैं तो वो हमें बहुत नॉमिनल चार्ज पे मिलती है, दैट में भी 15 या 20 फॉर पर आंसर शीट. ठीक है. तो जो फीस होती है वो बहुत नॉमिनल होती है. देन हमने देखना है सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड, मतलब जो सेक्शन 8 और 9 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, वो हम पढ़ेंगे कि कौन सी है. देन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 11 ऑफ द एक्ट हैव ऑल्सो बीन एग्जेम्प्टेड. मतलब जो शेड्यूल 11 में इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज का जो डिपार्टमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना एग्जेम्प्टेड है, वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती. सो फीचर्स में हमने क्या देखा कि एक होल इंडिया पे लागू होता है, फिर 120 दिन के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है. पब्लिक अथॉरिटीज़ पे अप्लाई होता है, फिर PIO और APIO को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. फिर सभी सिटीजन्स को राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. देन फीस भी पेएबल होती है, और जो जो इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 8, 9 और आर्टिकल शेड्यूल 11 में जो हमारा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एग्जेम्प्टेड है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मना है. नाउ आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट को बनाने का, क्यों बनाया गया, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना. नाउ एज स्टेटेड अबव द RTI एक्ट कॉन्फर्स ऑल द सिटीजन्स अ राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हर एक बंदे को राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग और द प्रैक्टिकल रिजाइम ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द सिटीजन टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़ टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी. ये एक्ट जो है हमने देखा ना पब्लिक अथॉरिटीज़ पे एप्लीकेबल होता है, कहीं ना कहीं ये पब्लिक अथॉरिटीज़ पे इसलिए भी एप्लीकेबल होता है ताकि
देखो, अब पब्लिक अथॉरिटीज़ है, किसी ना किसी पब्लिक अथॉरिटी से हमारा भी असेस होता है, ठीक है। हमने भी कितने डिपार्टमेंट्स में हमने भी किया होता है, किसी डिपार्टमेंट में हमने कुछ कहीं ना कहीं हमारा लिंक होता है डिपार्टमेंट्स के साथ, ठीक है। बट पहले क्या था, हमारे पास असेस नहीं था इन्फॉर्मेशन लेने का, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है किसी डिपार्टमेंट में। तो अब जो आरटीआई एक्ट है आया था, कहीं ना कहीं इस एक्ट का ये भी एक मोटिव था कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ में होती है उसको असेस किया जा सके कि जो काम है वो सही तरह से हो रहा है, कोई फ्रॉडलेंट वर्क तो नहीं हो रहा, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी चेक करना कि जो कैश वगैरह है वो भी कोई फ्रॉडलेंट पर्पसेस के लिए तो नहीं ना यूज़ हो रहा, किसी गलत चीज़ में तो नहीं ना यूज़ हो रहा, इस चीज़ के असेस के लिए। और इसमें एक एक्ट है दैट इज़ इन केस ऑफ अंजलि भारद्वाज एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन रिट पिटिशन। इसमें क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। मतलब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है और जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें ना एक लिंक है। अगर हमारी गवर्नमेंट सही होगी तो इन्फॉर्मेशन वगैरह भी हमें अच्छे से मिल जाएगी। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इन्फॉर्मेशन देने में आनाकानी कर रहा है तो मतलब गुड गवर्नेंस नहीं है, ठीक है। इन फैक्ट आरटीआई एक्ट इटसेल्फ लेज एम्फेसिस ऑन गुड गवर्नेंस। आरटीआई एक्ट बना ही इसीलिए है, आरटीआई एक्ट खुद ही एक गुड गवर्नेंस का सबूत है कि हर एक इन्फॉर्मेशन उसने इतनी अच्छी तरह से सेटअप की होती है कि हम किसी भी टाइम अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे वो विद इन 30 डेज़ मिल जाती है। नाउ अब क्या था इसका ऑब्जेक्टिव कि एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटीज़ में जो काम हो रहा है वो सही तरह से हो रहा है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब सिटीजन को पता हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली ये है इसका मतलब। फिर है इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो और करप्शन कम हो जाए, फ्रॉड वगैरह हमारी कंट्री में कम हो जाए। ये इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव था, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फिर है इन्फॉर्म सिटीजनरी कि मतलब हमें भी पता हो कि गवर्नमेंट क्या करी है। फिर अकाउंटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होती है और करप्शन कम होती है। नाउ इसमें क्वेश्चन आता है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोवाइडेड विद द राइट टू नो अंडर द आरटीआई एक्ट। क्या चीज़ प्रोवाइड किया, आंसर भी गिवन है इसमें, रेजिडेंट पीपल, ऑल पीपल हैविंग द एज ऑफ एटलीस्ट 21 ईयर्स या सिटीज़न। मतलब किसके पास है ये राइट, सिटीजन्स के पास है, सिटीजन्स में सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। और बाय चांस हमने किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने आरटीआई में फ़ाइल किया कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आरटीआई वो इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड करता और कोई रीज़न भी नहीं प्रोवाइड करता कि हम क्यों नहीं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए, तो उसको डीम्ड रिफ्यूज़ल मान लिया जाएगा। डीम्ड रिफ्यूज़ल मतलब आरटीआई ने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, मतलब गलती आरटीआई की मानी जाएगी। नॉन डेफिनेशंस पे मूव करते हैं। डेफिनेशन क्लॉज में कुछ डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आती है पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, इट मीन्स एनी अथॉरिटी और अ बॉडी और इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई अथॉरिटी, कोई बॉडी या कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाई गई है, मेड बाय और अदर बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट का कोई लॉ है उसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है, या कोई लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया उसके द्वारा बनाई गई है, या फिर कोई नोटिफिकेशन जो इशू की गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंडर जो भी सेटअप है, जो भी अथॉरिटी बनाई गई है, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, उसको हम पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी बॉडी, institution or a authority of self government that is made by or under the government, state legislature, by any law created by the parliament or by any notification issued by the appropriate government। और इसमें क्या क्या आता है, and includes any body owned, controlled और substantially financed। और इसमें क्या क्या था, कॉन्स्टिट्यूटेड कैसे की गई है, इन सब इन चारों तरीक़ों से कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या पार्लियामेंट के द्वारा, या स्टेट लेजिस्लेचर, या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, कोई बॉडी ओन, कंट्रोल्ड या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ठीक है। फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे आ गई, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं वो, ठीक है।
और इनडायरेक्टली बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो फंड्स प्रोवाइड करती है उनके अकॉर्डिंग। और ये डेफिनेशन कौन से क्लोज में गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ RTI एक्ट। अब हम इसको एक बार दोबारा देखते हैं। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, बॉडी और एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। Second point, by or under the law made under by the parliament, then by the state legislature or notification issued by the appropriate government, and includes body owned, controlled and substantially financed. Second is non government organization। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है रिकॉर्ड। बेसिकली रिकॉर्ड क्या होता है? किसी चीज़ को हम पूरा नोट डाउन करके रखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिक, ठीक है, फैसिमल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, रिप्रोडक्शन ऑफ इमेजेस, या कोई भी इमेज है या कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। मतलब रिकॉर्ड में सब कुछ आ जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, कोई कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, ठीक है, कोई मटेरियल जो कंप्यूटर में है, वो सारा हमारा आ जाता है रिकॉर्ड में। कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज I। रिकॉर्ड, हम देखते हैं रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, इमेज प्रोड्यूस्ड और एनी डॉक्यूमेंट्स दैट आर प्लेस्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, माइक्रोफिल्म, ये सब आ जाता है रिकॉर्ड में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी फॉर्म में। और क्या क्या इंक्लूड करती है? रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैम्पल, मॉडल, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। जो इन्फॉर्मेशन है इट मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में क्या क्या इंक्लूड करता है? रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सैम्पल, मॉडल, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ये कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज F में। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, फाइल्स, ईमेल्स, ठीक है, प्रेस रिलीज, पेपर, रिपोर्ट, सैम्पल पेपर, डाटा दैट इज हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एक्ट का नेम है, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि हमारे पास ना भी राइट है कि हम जो पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना उसको असेस कर सकते हैं। मतलब देखते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन असेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज़ हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? एंड इंक्लूड्स द राइट टू टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। हमारे पास राइट है कि हम नोट्स, जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने इन्फॉर्मेशन ली है, हमें मिल गई, हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं और हम उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भी लेके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। फिर उस जो डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है उसकी हम इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर सर्टिफाइड सैंपल लेना उस मटेरियल की, जो भी हम मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके बारे में हम सैंपल्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर है ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेप्स, वीडियो कैसेट्स, फ्लॉपीज डिस्क, ठीक है, और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो हमने इंफॉर्मेशन में पढ़ा, ठीक है, उसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, पहले क्या लिखा इन्होंने? सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट provides that subject to the provision of this act all the citizens shall have right to information। ये हमने ऊपर ही पढ़ा कि हर एक बंदे को, every citizen is having the right to information, जो सेक्शन 3 के अंदर गिवन है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स a person other than the citizen making a request for the information and includes a public authority। ये किसके अंदर गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज N। अब इसको हम समझते हैं थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, ठीक है, ये कोई हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ABC, ठीक है,
मैंने इस पब्लिक अथॉरिटी में जाके किसी इन्फॉर्मेशन को लेने के बारे में हमने फ़ाइल किया कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी ना, वो किसी थर्ड पार्टी ए से रिलेटेड है, ठीक है, वो ए के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जो आरटीआई मतलब जो हमारा गवर्नमेंट, जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी है, उसमें जो पीआईओ है, वो पहले इस ए पर्सन के पास जाएगा, मतलब इसको नोटिस भेजेगा कि ऐसे कोई पर्सन ना तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो क्या हम उसको दे दें, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो ये पर्सन है, थर्ड पार्टी जो है, वो 5 डेज़ के अंदर अंदर ना इस पब्लिक अथॉरिटी को रिप्लाई बैक करती है कि तुम दे दो या ना दो, जो भी डिसीजन है। अगर नहीं करती रिप्लाई, तो जो पीआईओ है वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो बेसिकली थर्ड पार्टी कौन होगी, जिस पर्सन के बारे में हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी। सो आज हम यही तक करेंगे। आज हमने क्या देखा, हमने देखा आरटीआई एक्ट के बारे में, हमने उसकी इंट्रो पढ़ी कि ये एक्ट कब आया था, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो आरटीआई एक्ट है वो हमारा राइट टू नो में, जो हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 पढ़ा और आर्टिकल 19 पढ़ा, उससे कैसे लिंक्ड अप है। फिर हमने आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, और हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी। डेफिनेशंस में हमने देखा पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, फिर हमने रिकॉर्ड देखा, इन्फॉर्मेशन देखा, राइट टू इन्फॉर्मेशन देखा, और थर्ड पार्टी के बारे में देखा। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन गिव रिप्लाई टू योर डाउट्स। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।